पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों की खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में उससे पहले देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी धीरे 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 अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। 30 अंकों के आसपास की तेजी हो चुकी है अब एसजीएक्स निफ्टी में और बाकी एशियाई बाजारों में कोई खास रुझान नहीं, लेकिन एक्सपायरी के पहले भारतीय बाजार दमदार शुरुआत करेंगे, ये संकेत साफ है। अमेरिका थोड़ा कमजोर था, एशिया के बड़े बाजार कमजोर, लेकिन छोटे बाजारों को देखिए, ताइवान, कोस्पी, स्ट्रेट टाइम्स, ये तीनों ही मजबूत है। हम भी छोटे बाजार ही हैं तो हमें मजबूत खुलना चाहिए और एक्सपायरी है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आज होनी तय लगती है। लेकिन इस दिन भी हेमंत कुछ मौके ऐसे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास जो कि तेजी की तरफ नहीं मंदी की तरफ भी है। तो क्रिस सुब्रमण्यम साहब ने 2 स्टॉक चुने आज शॉर्ट साइड पर। पहले मैं उनकी राय ले लूं, उनकी टॉप पिक्स शॉर्ट साइड पर है। एसीसी एक तो मैं देख रहा था और इसके अलावा एक और स्टॉक है। तो सुब्रमण्यम साहब एल&टी, ये दोनों स्टॉक बताइए क्यों बेचना चाहते हैं आप? जी ब्रॉडली अगर हम दोनों की परफॉर्मेंस टुवर्ड्स लेटर हाफ ऑफ अगस्त सीरीज पे देखें तो काफी स्लगिश रही है और आई थिंक एसीसी में एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिला था दो हफ्ते पहले। तो इस लिहाज आई थिंक ऑफकोर्स अच्छी खासी एसीसी में खास करके जो सीमेंट शेयर्स में रनअप देखी है, ऑब्वियसली अच्छी खासी हमने बढ़त देखी है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर एक नीचे एक वापस और डेरिवेटिव रोल्स की लिहाज से भी देखें तो अभी तक जो मोमेंटम नॉर्मली रहती है वो देखने को नहीं मिली है एसीसी में। तो आई थिंक एक बार यहाँ पर एक गिरावट आ सकती है। सो एक 1600 का टारगेट पकड़ के यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है, 1680 का स्टॉप लॉस। और एल&टी जो काफी एक बहुत ही नैरो बैंड में यहाँ पर ट्रेडिंग कर रही है, तो यहाँ पर भी शायद एक गिरावट आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर एक 1400 का टारगेट पकड़ के बिकवाली की जा सकती है और 1500 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों में आई थिंक अर्ली पार्ट ऑफ सितंबर सीरीज में एक नरमी देखने को मिल सकती है। तो एल&टी ने वैसे इस बार नतीजे भी देखे निराशाजनक ही दिए थे और अब भेल के नतीजे आने वाले हैं। 7 सितंबर को आएंगे नतीजे अनिल, और कहते हैं बैक बेंचर्स के नतीजे अच्छे आते नहीं है। तो भेल आप तो 2 दिन पहले भी कह रहे थे बेचकर चलना चाहिए, ये बताइए अगली सीरीज में सबसे डिसअपॉइंटमेंट क्या यहां से देखने को मिल सकता है? चार्ट्स क्या आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं, नंबर्स ठीक शायद नहीं हो इस बार। हेमंत 140 जब भेल ने तोड़ा तो थोड़ा वीकनेस सेट इन हुआ है, लेकिन फॉल अभी तक आया नहीं है। मुझे लगता है ये 125 126 तक जा सकता है, अभी 137 का बंद है। तो यहां से 7-8% ट्रेडिंग डाउन साइड में देख रहा हूं। ऑन द अपसाइड 140 के ऊपर ट्रेड नहीं होना चाहिए, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो भेल में यहाँ पर कमजोरी किस लेवल के नीचे आप बोल रहे हैं ज्यादा गिरेगा? 130 नहीं ऊपर में 140 का स्टॉप लॉस लगाइए, यहीं पे बेच दीजिए 137 में। 3-4 रुपए का रिस्क लेके नीचे में एक 10 रुपए का व्यू बनता है। ओके, तो भेल हो सकता है कमजोर और अब चूंकि नथियों की डेट आ चुकी तो उसके बाद कमजोरी बढ़ना स्वाभाविक है। उम्मीद तो है नहीं कि अच्छे नंबर आएंगे, तो 140 3-4 रुपए की रिस्क है, शॉर्ट करना बनता है भेल को। तो आज अगर एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग हो, थोड़ी मजबूती बने, 140 के जितना नजदीक बेचेंगे सेफ रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। पहले एक बार फटाफट एशियाई बाजारों पर डालिए नजर, उसके बाद रुपए पर देख लेते हैं किस तरह की कल की क्लोजिंग थी। और एशियाई बाजारों में निक्केई 1/4% कमजोर है, शंघाई 1.25% नीचे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हांगकांग फ्लैट है, बाकी 3 बाजार ताइवान, कोस्पी, ये सब के सब सिंगापुर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 28 पॉइंट ऊपर है, कल देर रात 15-17 पॉइंट ऊपर था, सुबह फ्लैट हो गया था, अब वापस से मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। करेंसी मार्केट में 67 रुपए के नीचे की क्लोजिंग हमने देखी है कल के सेशन में, तो आज देखेंगे कि वहां पर शुरुआत किस तरह की होती है। कल का लेवल आपके सामने रख दूं, डॉलर और रूपी का 67 रुपए 11 पैसे के आसपास का लेवल था। तो अब शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में और शुरुआत हरे निशान के साथ होती हुई दिख रही है। 16 अंक ऊपर है सेंसेक्स निफ्टी, लेकिन 27 अंक नीचे नजर आ रहा है। क्यों? देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। टाटा मोटर्स 10% नीचे, एनटीपीसी 10% नीचे और हिंडाल्को 4% नीचे। ये 3 स्टॉक हैं जो कमजोर दिख रहे हैं और इनके चलते ही शायद भारतीय बाजार थोड़े से एसजीएक्स निफ्टी माफ कीजिएगा कंटिन्यूस सेशन में थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन रुपए में 2 पैसे की मजबूती के साथ शुरुआत हुई, शांत शुरुआत कहना चाहिए जो होती दिख रही है। और कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन से पहले थोड़े से लेवल सेट होंगे, लेकिन बीपीसीएल एक स्टॉक है जो 3% मजबूत दिख रहा है और एक्चुअली इन्हीं ऑयल और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर राय लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक चुने हैं खरीदारी के लिहाज से ऑयल इंडिया वागले सामने। तो वागले साहब आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स में ऑयल इंडिया भी है, कुछ संकेत हैं ब्रेकआउट के इस स्टॉक के लिए? ऑयल इंडिया में कल अनिल जी
378 का एक लेवल है, अहम लेवल है, जो वीकली रेजिस्टेंस माना जा सकता है, जिसको कल क्लियर ब्रेकआउट हुआ है पिछले लास्ट 1 घंटे में, और मुझे लगता है ये मूव अच्छी खासी आनी चाहिए 1-2 दिन में। तो मैं वो 378 के स्टॉप लॉस से 405 के टारगेट के लिए रिकमेंड करूंगा। मे बी ये 1 या 2 या 3 दिन का व्यू है। रजत, टाटा मोटर के चार्ट देखकर बताइए ये कैसे लगते हैं आपको? कल नतीजे आने वाले हैं इनके, जनरली मार्केट बंद होने के बाद इनके नतीजे आते हैं। इस बार एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जेएलआर के मार्जिन शायद इतने अच्छे ना रहें। क्या चार्ट पर भी आपको थकान के संकेत मिल रहे हैं? चार्ट पे पूरी तरह थकान के संकेत है। ये दिखा रहे कि जुलाई की मिडिल से अभी इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन की तरह चल रहा है। अभी 510 से 515 ये रेंज के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करे तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये नीचे की तरफ जाएगा। कल जो 500 का लेवल तोड़ा है, मुझको लगता नहीं है कि ऊपर में सस्टेन कर पाएगा। आज बाजार अगर ऊपर खुल दे भी तो मिनिमम टारगेट मुझको जो समझ में आ रहा है 485 484 तक जाने की संभावना अच्छी तरह दिखता है। वो अगर तोड़ देता है तो देखिए ये जो 475 का लो बनाया था 3 अगस्त के दिन, वो दोबारा टेस्ट होगा। इसमें ऊपर की तरफ जाने से बेचना चाहिए, मतलब सेल ऑन रैली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। कल भी सारे ऑटो शेयरों में ये शेयर काफी थकान दिखा रहा था। एक्सपेक्टेशंस ये है कि इस बार जेएलआर के मार्जिन्स ने नेगेटिव सरप्राइज दे सकते हैं। अगर वो देंगे तो दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि ये शेयर घरेलू ट्रिगर्स पर कम और विदेशी ट्रिगर्स पर ज्यादा रिएक्ट करता है। बिल्कुल, अगर जेएलआर के नंबर्स थोड़े भी ढीले हुए तो स्टॉक की पिटाई होने। अच्छा, खास बात है 500 के आसपास है। यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं, भाव के लिहाज से बढ़ा हुआ स्टॉक है, और उस लिहाज से अगर थोड़ा भी कुछ मामला ठीक नहीं रहा तो कमजोरी हो सकती है। ऑयल इंडिया रिकमेंड किया है खरीदारी के लिए वागले सामने, लेकिन आईओसी ये खरीदना चाहते हैं क्रिस सुब्रमण्यम साहब अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक के तौर पर, और स्टॉक में अच्छी मजबूती हो ही चुकी है बोनस की उम्मीद में। ये बताएं सर, अभी भी खरीदा जाए? जी, आई थिंक जो भी रोल ओवर के लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक अभी भी पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। और वैसे आपने जैसे बताया यहाँ पर बोनस अनाउंसमेंट की भी एक अपेक्षा है, तो उस लिहाज से आई थिंक डेफिनेटली एक बाई है। और हमारा मानना है कि शायद एक नियर टर्म टारगेट पकड़ के चले तो आई थिंक 595 600 यहाँ तक डेफिनेटली जाने की क्षमता है। इसमें बोनस टारगेट है तो एक 550 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय आईओसी के फ्यूचर्स में। लेकिन आपको ट्रेड करना है सिर्फ आज के लिए, तो फिर आपके लिए है सबसे सही शो 7:30 से 8 के बीच में स्टॉक 2020 का, हर रोज हमारे 2 कैप्टन के बीच में। देख लीजिए आज कौन से हैं वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो आपके लिए एक रिकैप स्टॉक 2020 का। 10 के 10 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। शुरुआत आईडीबीआई बैंक से, जहां 3% हिस्सेदारी एनएससी की बेची जा सकती है और 500 करोड़ रुपए के आसपास इनके हाथ लगेंगे। 10 दावेदारों ने अपने नाम भी दिए हैं। पीएनसी इंफ्रा, मन इंफ्रा, इनमें अच्छे नतीजों के दम पर तेजी देखने को मिलेगी। केएसके एनर्जी पूंजी जुटा रहा है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेगा तो देखना होगा कितने प्रीमियम पर करता है, यहां पर तेजी बनेगी। एसपी अपैरेल्स के नतीजे काफी अच्छा है कल बाजार बंद होने के बाद। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस अब से लेकर अगली सीरीज की शुरुआत तक अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, तो अशोक लेलैंड को फायदा मिलेगा नई स्क्रैपिंग पॉलिसी का, और गैब्रिल को भी फायदा मिलेगा। ऑटो एंसिलरी कंपनी है क्योंकि ये बजाज ऑटो जिस तरह से नई बाइक 400 सीसी की लॉन्च कर रहा है एनफील्ड को टक्कर देने के लिए, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। डेल्टा कॉपर, वोक्हार्ड, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां अच्छा प्रदर्शन आज के दिन देखने को मिल सकता है। मेरी टीम में नजर डालिए, पूरी तरीके से खरीदारी फोकस है और खबरों के आधार पर चुना गया है। टाटा ग्लोबल, सेंचुरी प्लाई, हेल्थ केयर ग्लोबल, और फार्मा, ये सब स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छी रैली बन सकती है। इंडिया सीमेंट एक वैल्यू पिक भी बन के निकल के आ रही है। वहीं ऑयल से रिलेटेड एचओईसी में खरीदारी करिए। चीनी का स्टॉक कम हो रहा है, श्री रेणुका में लॉन्ग पोजीशन बनाइए। M6 के लिए अच्छी खबर है, मामला सुलझ गया कोर्ट के बाहर, तो वो एक पॉजिटिव है। MRPL एक और क्रूड स्टॉक सेलेक्टर्स को खरीदारी करनी चाहिए। और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जिस तरीके से गति को जल्दी से जल्दी पास किया जा रहा है जीएसटी को, उसका फायदा इस स्टॉक को मिलेगा। ये वो 20 स्टॉक्स हैं जो आपको आज इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। आप देखिए कुछ स्टॉक्स जिनका हम जिक्र कर रहे थे बाजार के प्री ओपनिंग सेशन से पहले। पीएनसी इंफ्रा 7-7.5% ऊपर है, अच्छे नतीजे उन्होंने पेश किए हैं। मन इंफ्रा ने अच्छे नतीजे पेश किए, प्री ओपनिंग रेट में 4% की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। साथ ही एसपी अपैरेल्स 5% मजबूती के साथ खुलता हुआ। आईडीबीआई बैंक में 3% की मजबूती के साथ आज कारोबार की शुरुआत होगी, क्योंकि यहां पर 500 करोड़ रुपए जुटा रही है 3% हिस्सेदारी बेचकर एनएससी में। ये तमाम खबरों वाले शेयर एनएल फोकस में आते हुए। और औरोबिंदो फार्मा कल का स्टार परफॉर्मर, आज फिर संदीप का टॉप पिक।
1.5% मजबूती के साथ ये खुलने की तैयारी कर रहा है। वोकहार्ड भी देखिए एफएनओ के बैन से बाहर आया है, यहाँ पर भी 1% की मजबूती के साथ खुलने की शुरुआत हो रही है। खबरें भी आती हुई दूसरी कंपनियों के साथ ये करार कर सकता है कारोबार को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक हैं जो आज एक्शन में रहने वाले हैं आपके लिए, इन पर नजर बनाए रखें। टाटा ग्लोबल एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं। दो खबरें हैं प्रकाश, पहला तो ये कि एक इनके नुकसान करने वाली सब्सिडी चीन में उसे बेचना जाता है, दूसरा एक डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अब उतरने का इरादा है। कैसे देखते हैं दोनों खबरों को, और क्या 140 रुपए पर अच्छा स्टॉक है निवेश के लिए? देखिए ओवरऑल इसमें थोड़ा सा एक री रेटिंग का माहौल बना है कुछ समय से, और वो शायद जारी रह सकता है, बट इस न्यूज के चलते कोई बहुत इसकी इक्विटी बेस इतना बड़ा है, अच्छा खासा है कि ऐसा कोई बहुत इंप्रूवमेंट इसमें आज आ जाएगा ऐसा नहीं लगता मुझे। और डेयरी प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली बहुत लोग आ रहे हैं सर, ब्रिटानिया ने भी ऐलान किया है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स में आएंगे, आईटीसी डेयरी प्रोडक्ट्स की तैयारी काफी समय से कर रहा है, तो ये तो बहुत कंपेटिटिव फील्ड है ही है। तो टाटा का नाम डेफिनेटली इसमें काम आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, बट उसको थोड़ा समय दीजिए, प्लान्स कैसे उनके होते हैं उसके हिसाब से फिर देखेंगे। बट गिरावट पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करने की रिकमेंडेशन है, नॉट करंट लेवल्स। आयशर मोटर पर क्या रहा है सर, आप ये बताइए। रॉयल एनफील्ड की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आप देखिए दूसरा हाइक है इस साल में, 1% इन्होंने कीमतें और बढ़ा दी हैं अपने बाइक्स की, और क्या डिमांड देखने को मिल रही है। अच्छा खासा वेटिंग पीरियड है अगर आप बुलेट लेने जाएं इस समय तो। बिल्कुल नहीं, तो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी जिसको कहते हैं कि प्राइस घटे और डिमांड बढ़े, वैसा कुछ होता नहीं है। जो इसके चाहक हैं वो तो कोई भी कीमत पे लेंगे, और मन एक बार किसी ने बना लिया तो वो वेट भी करता है, प्राइस भी हाइक एक्सेप्ट करता है। इसमें लेकिन जो इस बार की प्राइस हाइक है हेमंत, इससे कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये पास थ्रू है, क्योंकि कॉस्ट इसमें स्टील की जो बढ़ी है एमआईपी के इम्पैक्ट की वजह से, वो अब आपको सब दिखना शुरू हो जाएगी। प्लेयर्स की एल्यूमिनियम की प्राइस बढ़ी है, स्टील की प्राइस बढ़ी है, और ये दो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें बाइक मैन्युफैक्चर में। तो मुझे नहीं लगता इससे स्टॉक पे बहुत पॉजिटिव असर आएगा, बट नेगेटिव असर जो आ सकता था वो नहीं आएगा। जो मार्जिन्स का जो लाइफ है फुल सर्कल। तो मेरे स्कूल और कॉलेज के जमाने में बुलेट का बड़ा क्रेज हुआ करता था, लोगों को बड़ी पसंद है बुलेट की, जो आवाज आती है ना, और बीच में फिर बुलेट एकदम ठंडी हो गई, मतलब लोग कहते इतनी भारी बाइक है, कौन उठाए कौन चलाए, और अब वापस से बुलेट का जबरदस्त क्रेज। बिल्कुल। कितनी वेटिंग है? 6, 8 मैंने चैनल चेक वेटिंग है, और उसमें भी ये देखिए कि एक ही मॉडल को लेके इन्होंने इतने सालों तक जो उसको वो किया है, कोई जैसा हम बोलते हैं मारुति की स्ट्रेंथ है कि इतने सारे मॉडल्स हैं। राइट, यहाँ एक कंपनी है जो एक मॉडल पे टिकी है और एक ही घोड़े पे सवार है, फिर भी अब वो जाके इनोवेशंस करके नए मॉडल्स उतारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बजाज जो है वो कंपटीशन दे रहा है। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए, बजाज ऑटो के शेयर के ऊपर नजर रखिए। टू व्हीलर पैक में क्योंकि आयशर को भी जनरली हम ज्यादातर बुलेट से ही देखते हैं, टू व्हीलर से ज्यादा देखते हैं, आपको सबसे अच्छा शेयर एक कौन सा लगता है? ये हीरो मोटोकॉर्प नो डाउट हैज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ मार्केट शेयर, और बट एक जो अंडर वैल्यूड शेयर मुझे लगता है जो कभी भी पॉजिटिव न्यूज दे सकता है या ट्रिगर दे सकता है, वो टीवीएस। उसमें कोई अब खराबी इससे ज्यादा मार्जिन में आएगी ऐसी उम्मीद है नहीं। 4 से 6% में जूझ रहे हैं लोग काफी समय से मार्जिन में, क्योंकि इनकी स्केल नहीं आता इनका। बट अगर इनका ठीक ठाक बीएमडब्ल्यू के साथ जो वो हुआ है, अगर वहां कहीं कुछ ब्रेक थ्रू मिल जाता है कमर्शियलाइजेशन का, तो स्टॉक कैन रियली डू वेरी वेल। टीवीएस मोटर्स कुछ खबरें आ सकती है, इनडायरेक्टली हिंट दे दिया प्रकाश ने, कुछ पॉजिटिव खबरें ऐसी हो सकती है जहां पर आपको अंदाजा नहीं है। सुपर बाइक उतारने वाला है इस साल बीएमडब्ल्यू के साथ मिलकर, तो जो बाइक के चाहक हैं उनको काफी सारी बाइक्स मिलने वाली हैं। फेस्टिवल सीजन पे देखिए यही होता है, नई नई गाड़ियां, नए नए लॉन्चेस होते हैं। सही है। और अभी भी मैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे ने रिपोर्ट भेजी थी, वो पढ़ भी रहा था कि अब चूंकि सरकारी लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो टू व्हीलर कंपनी ने डिस्काउंट की बारिश कर दी है, ये तो शुरू हो गया। तो अब टू व्हीलर कंपनियों के लिए अच्छा वक्त आ सकता है, अगले 2, 4, 5 दिन नजर रखिए इन शेयरों पर, दौड़ लगा सकते हैं। लेकिन दौड़ लगा सकता है एक और शेयर जो सुब्रमण्यम साहब बता रहे हैं, और वो है पीटीसी। उन्होंने चुना है अपने टॉप ट्रेडिंग पिक के तौर पर। सुब्रमण्यम साहब बताइए क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स हैं? सुब्रमण्यम साहब आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अच्छा, लगता है उनसे हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। HDFC बैंक 400 बताए। रजत, इस स्टॉक के लिए क्या राय है आपकी? क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट 1470 का लक्ष्य इस स्टॉक के लिए खरीदना चाहिए?
ये इसमें आप ग्रेजुअली अप्रिसिएशन होता है और वो अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, क्योंकि ये काउंटर कोई भी डिप में जो भी खरीदा वो एक्चुअली पैसा बनाता ही है। तो फिर इसमें अभी अगर लेंगे तो 1235 के नीचे स्टॉप लगाइए और इसमें क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे 1235 के नीचे स्टॉप लगा के ले सकते हैं। और अगर वो क्रेडिट स्विस का टारगेट में लेंगे तो अभी जो रिसेंट लो था उसके थोड़ी नीचे 50 डे मूविंग एवरेज है, मतलब कि 1205 1200 इसी के नीचे स्टॉप लगाइए और ऊपर में 200 रुपया मिलेगा, ये उम्मीद करके ले सकते हैं। HDFC बैंक इज टेक्निकली क्वाइट बुलिश। जी हाँ, कल ही 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर इसने छुए, इसने और फेडरल बैंक ने दोनों स्टॉक्स ने कल 52 वीक्स हाईज को छुआ है और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। लेकिन फार्मा शेयरों पर रखिएगा नजर। देखिए डिवीज ने, अजंता फार्मा ने, टोरेंट फार्मा ने, नैटको ने नए 52 वीक्स हाईज कल लगाए हैं। तो फार्मा इंडेक्स में काफी सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन लगातार दिखा रहे हैं। क्रिस, बात इंडिया सीमेंट और जेके टायर की करना चाहता हूं। इन दोनों ने भी देखिए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को कल छुआ। ये शेयर आपको कैसे लग रहे हैं, पोजीशंस कैसी बन रही है खासतौर पर इंडिया सीमेंट पे? क्रिस, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, आई थिंक ओवरऑल सीमेंट की अगर हम बात करें तो आई थिंक सबसे प्रॉमिसिंग जो है वो इंडिया सीमेंट्स की है और चार्ट पे भी हमने देखी अच्छी खासी लगातार हमने बढ़त देखी है और रोल्स के लिहाज से भी आई थिंक एक अच्छी खासी रोल्स इंडिकेट कर रहे हैं सितंबर सीरीज के लिए। तो आई थिंक एक नियर टर्म में शायद थोड़ी बहुत ओवरबॉट है, लेकिन कोई भी गिरावट मिले तो आई थिंक इंडिया सीमेंट इस स्पेस पे एक प्रेफर्ड बेट रहेगी। सुब्रमण्यम साहब, एक और स्टॉक पीटीसी आपने चुना है अपनी ट्रेडिंग पिक के तौर पर, इसके टारगेट्स बताइए। जी एक्चुअली बहुत दिन के बाद एक रेडार पे आया है इसके काउंटर और एक डेरिवेटिव्स के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त रोल्स देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 75-78% की रोल्स ऑलरेडी देख चुके हैं और टेक्निकली अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छी खासी एक बॉटम फॉर्मेशन है। तो आई थिंक नियर टर्म टारगेट, मॉडेस्ट टारगेट पकड़ा है मैंने 83 का। आई थिंक उस टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। एक 76 का एक स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है सितंबर सीरीज में। ओके, नोवार्टीज, इसके चार्ट्स देखकर बताएं जरा रजत, आप क्या खरीदना चाहिए? बायबैक आज से शुरू हो रहा है और ये चलेगा 8 सितंबर तक। स्टॉक में क्या मजबूती दिखती है? कौन सी काउंटर? नोवार्टीज। नोवार्टीज, हाँ जी। ये बॉम्बे में है ना? हाँ, बीएसई में। ये तो मुश्किल होता है। खाली बीएसई पे, इसलिए शायद आपको चार्ट्स देखने में थोड़ा वक्त लग रहा होगा, लेकिन ये एक स्टॉक है एमएनसी कंपनी और यहाँ पर बायबैक का ऐलान पहले ही हो चुका था। आज से बायबैक खुल रहा है तो देखते हैं किस तरह का एक्शन होता है, क्योंकि अब बाजारों के खुलने की तैयारी। चार्ट्स मिले हैं आपको रजत? हाँ, चार्ट्स तो मिला है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि 725 ये रेंज के आसपास में कुछ सप्लाई आ सकता है, बट ओवरऑल इसमें मूवमेंट जो है ये जारी रहेगा और ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, ऐसे ही उम्मीद करता हूं। और ये अभी 720-25 के आसपास इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें 200 डे मूविंग एवरेज है, वो पार करने से फिर 750 इसको भी पार कर सकता है। ये बाईबैक के चलते कुछ ऊपर चले तो अच्छा है, नहीं तो ये बेस लेवल पे बैठा है। अभी तक कुछ खास टेक्निकली ऐसा सिग्नल नहीं है जिसके कारण आप इसमें फिर नया खरीदारी कर सकते हैं। आई एम एन इन्वेस्टर इन दिस एंड सिटिंग टाइट फॉर क्वाइट सम टाइम। चलिए, तो निवेश के लिहाज से ठीक है। और चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। बता दूं आपको प्री ओपनिंग सेक्शन में 45 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 18 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त 56 अंकों की मजबूती। सेंसेक्स में निफ्टी 15 अंक ऊपर खुलता हुआ 8650 के पार। औरोबिंदो फार्मा 1.25% की मजबूती के साथ टॉप गेनर। एचसीएल टेक 1% ऊपर। एचसीएल टेक में भी कल एनालिस्ट कॉल के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके चलते मजबूती होती दिख रही है। टू व्हीलर स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, देखिए बजाज ऑटो 1% ऊपर खुला है, लेकिन इसके अलावा आइशर मोटर्स मजबूत खुला है 0.5%। दूसरे ऑटो स्टॉक्स में भी रफ्तार है, मारुति में मजबूती बरकरार है। तो ये स्टॉक हैं जो मजबूती की तरफ इशारा करें। कमजोर क्या है?
विप्रो, ग्रासिम थोड़े थोड़े कमजोर है, कोई खास कमजोरी जैसी माहौल है नहीं। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स देख लीजिए। टाटा ग्लोबल टॉप गेनर है इस वक्त 2.5% की मजबूती के साथ और आईडीबीआई बैंक ठीक पीछे 2% ऊपर, वोखाड 1% की मजबूती, इंडिया सीमेंट में भी 1% का उछाल इस वक्त दिखेगा। आईएफसीआई, बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर मजबूती के साथ खुलते हुए आज के सेशन में। कमजोरी कहां है? कोई खास नहीं, मेरी को 1% कमजोर, लेकिन बाजार इस वक्त 70 अंक ऊपर है। सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती, मिड कैप इंडेक्स में भी 1/4% की मजबूती और बैंक निफ्टी 19,400 के पार खुलता हुआ 1/3% मजबूती के साथ। तो ये हैं स्टॉक्स जो आज भरपूर एक्शन में इस वक्त आपको नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर एक्शन मजबूती की तरफ है। बिल्कुल अनिल, और आप देखिए चाय, कॉफी और पानी के बाद अब डेयरी प्रोडक्ट्स में एंट्री करने की बात जो टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस ने करी है कल की एजीएम में, खासतौर पर साइरस मिस्त्री ने, ये है आज का एफएनओ का सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक। इंडिया सीमेंट दूसरा बेस्ट प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर है। और आज आप देखिए कुछ पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया में करीब 1.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। बजाज ऑटो भी ऊपर है क्योंकि 400 सीसी की नई बाइक लॉन्च करेंगे, टक्कर देने की कोशिश होगी रॉयल एनफील्ड को। और आप देखिए आइशर में किस तरह की ओपनिंग आज होती हुई दिख रही है, ये भी मजबूत है क्योंकि इन्होंने रॉयल एनफील्ड की कीमतें जो है वो 1% से बढ़ा दी, साल में दूसरी बार कीमतें बढ़ती हुई नजर आई हैं। ये तो बात हुई कुछ खबरों वाले शेयरों की, लेकिन नतीजों वाले शेयरों पर नजर रखिए। सादा एनर्जी के नंबर अच्छे 8% ऊपर, पीएनसी इंफ्रा के नंबर अच्छे 7.5% ऊपर, एसपी अपैरल्स के नतीजे पहली बार लिस्टिंग के बाद जो आए वो अच्छे, 5% की तेजी। इनफाइनाइट कंप्यूटर्स शेयर जारी करेगा, 3% ऊपर है, पूंजी जुटाएगा। और मन इंफ्रा के नतीजे भी अच्छे, 2% की तेजी देखने को मिल रही है। आईडीबीआई बैंक 3% हिस्सेदारी एनएससी में बेचकर 500 करोड़ रुपए जुटाएगा, तो यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। सेंचुरी प्लाई आज सीएनबीसी आवास का टॉप 5 स्टॉक। यहां पर सिंगापुर की एक यूनिट इन्होंने बेची है, यहां पर भी देखिए तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। वेल्सपन एंटरप्राइजेज जरूर 1.5% ऊपर है, आज प्रकाश दीवान का ये पिक है। लेकिन वेल्सपन की दूसरी कंपनी देखिए, वेल्सपन इंडिया चौथे दिन लगातार लोअर सर्किट, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में 4,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप गवा चुकी है ये कंपनी, और हैंगओवर आज भी बरकरार है इस स्टॉक पर। एस्ट्राजेनेका, ये ब्रेग्जिट का दूसरा देखिए एक्सीडेंट, पहला एक्सीडेंट हमने देखा था कुछ दिन पहले होता हुआ, और अब एस्ट्राजेनेका की जो यूके की आर्म है उसने भारत के साथ अपना करार तोड़ा है। 6% की नीचे की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। और एक और एमएनसी मॉन्सेंटो, यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ये कंपनी, इस कंपनी के लिए भी खराब खबरें आई हैं, इनके जो कुछ सीड्स को अब ये बेचना बंद करेंगे भारत में, यहां पर देखिए दबाव देखा जा रहा है। साथ ही ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स भी देखिए थोड़े से कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन दूसरे फार्मा शेयर तो मजबूत है। बिल्कुल, और नतीजों के लिहाज से साडा एनर्जी, हालांकि यहाँ पर वन टाइम गेंस काफी थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक काफी जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। नतीजों के बाद तेजी के साथ साडा एनर्जी का स्टॉक कारोबार करता हुआ कितना ऊपर है? 10% भाग चुका है। एक और कंपनी जिसके नतीजे आए थे, इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस, नतीजे और साथ ही 250 रुपए पर बायबैक भी, और इसके चलते स्टॉक में 3-3.5% की मजबूती है। नतीजों वाला एक और स्टॉक मन इंफ्रा, देख लेते हैं कितना मजबूत है, 2.5% मजबूत है। और हाल ही की लिस्टिंग और कल नतीजे जो आए एसपी अपैरल्स, ये भी 5% ऊपर है। मेरे ख्याल से ऊपर का सर्किट है 5% का। मेरे शुरुआती 10 दिनों में 5% की सर्किट होती है, और एसपी अपैरल्स यहाँ 5% ऊपर सर्किट पर टिका हुआ है। तो ये नतीजे वाले 3-4 स्टॉक जो अच्छे मजबूती। पीएनसी इंफ्रा एक और स्टॉक है जिसने नतीजे पेश किए थे कल ही, और देख लेते हैं वहां पर कितनी मजबूती है। पीएनसी इंफ्रा का स्टॉक भी आपके सामने 8%। तो ये तमाम छोटे छोटे स्टॉक्स नतीजे के दम पर, जो प्रकाश कह रहे थे कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में कैश बनाने का दिन है, वो दिख रहा है प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मूवमेंट रहेगी इस टाइप की, क्योंकि पार्टिसिपेशन इस सेट में ज्यादा है। लार्ज कैप्स में इतना कोई खास मूव दिख नहीं रहा। बिल्कुल, और मिड कैप्स ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन इस पूरी सीरीज में दिखाया है, बल्कि पिछली सीरीज में भी देखने को मिला था, वो कंटिन्यू रह रहा है। ईआईएल एक और ऐसा स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन लगातार दिखा रहा है। अब देखिए नतीजे कल अच्छा है, कल भी तेजी देखने को मिली, और आज फिर 2% की मजबूती के साथ इस शेयर ने कारोबार की शुरुआत करी है। नोवर्टिस, इसका जिक्र आप कर रहे थे, वो शेयर भी देखिए 2% मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहा है। वो खाड़ देखिए, ये शेयर में भी करीब 1.5% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और कल सेकंड हाफ में मैं नोटिस कर रहा था, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को अच्छी तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही थी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए, ये शेयर आज भी मजबूत है, करीब 1.5% ऊपर यहां पर कारोबार हो रहा है। एचसीएल टेक
ने जिस तरह से गाइडेंस को बरकरार रखने के एनालिस्ट मीट में बात कही वो पसंद आ रही है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने कहा है 11.2% से 13.2% के बीच हो सकती है। आईटी कंपनियों में अब अगर गाइडेंस को बनाए रखने की बात भी हो ना, देखिए तब भी तेजी देखने को मिलती है। इतना डिसअपॉइंटमेंट देखा जा चुका है, तो अगर कॉन्फिडेंस भर दे मैनेजमेंट आके कि नहीं हम इतना करेंगे जो हमने पहले कहा था, तो आप देखिए बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल, तो वही हो रहा है। और आप देख सकते हैं सेल्टेक्स 1.25% मजबूत है, लेकिन इंफ्रास्टॉक से नजर हट नहीं रही है मजबूती। तमाम इंफ्रास्टॉक, पीएनसी, मन जिस तरह से तेजी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी तेजी कही जा सकती है। नतीजों के दम पर स्टॉक्स में एक्शन पूरा आता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है इस वक्त। ओके, और कल हमने देखा था पुंज लॉयड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में जब पिछले 3-4 दिन से आप देखिए बेहतरीन रैली देखने को मिल रही है, लेकिन मेरी नजर तो EIL पर भी है। आपको कल भी शायद ये स्टॉक पसंद था EIL, ये बताइए और ऊपर जा सकता है क्या? 2.5% मजबूती के साथ आज फिर इसने शुरुआत कर दी है तेजी की। हेमंत, एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है जो वीकली चार्ट्स में है, तो यहां से मतलब करेक्टिव मूव आ सकती है, लेकिन मैं समझता हूं ये 280-285 की तरफ की मूव चालू होगी ना। ये इंट्राडे किसी को लेना चाहिए वो मैं कह नहीं सकता, बट मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है इसमें, और मेरा 285 की तरफ का टारगेट होगा कुछ वीकली बेसिस पे। जब पिछले बार संजीव भसीन हमारे शो में आए थे IIFL के, तो वो कह रहे थे कि EIL पर नजर होनी चाहिए, और आप देखिए तब से अब तक किस तरह का शानदार प्रदर्शन EIL में देखने को मिला है। कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे एक फ्रेश कॉल लेंगे, फंडामेंटल्स पर भी उनसे हम बात करेंगे कि EIL के कैसे लग रहे हैं। लेकिन आप देखिए आज कुछ सेक्टर्स जो और कुछ स्टॉक्स जो कमजोर हैं उन पर नजर डालते हैं। विप्रो में दबाव देखने को मिल रहा है, NTPC सेल में थोड़ा प्रेशर देखा जा रहा है, IGL एक अच्छे रनअप के बाद थोड़ा सुस्ताता हुआ दिख रहा है, और IGL पर कॉल प्रकाश आपसे लेना चाहूंगा। अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली है IGL में, जो महाराष्ट्र में गैस सेवाएं देने का काम करती है, सब 52 वीक्स हाईज लगा रहे हैं। सुस्ती में खरीदारी करनी चाहिए या बहुत रैली हो चुकी है छोड़ देना चाहिए? IGL अपने वैल्यूएशंस पे डेफिनेटली स्ट्रेच्ड है, पर अगर उसी के कंपैरिजन में बिजनेस देखें तो MGL में अभी भी काफी जगह है। ऑफ कोर्स IPO में जब आया था 421 की जो ऑफर प्राइस थी, उससे अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त आई है। बट ये जो डिविडेंड, महा डिविडेंड आया 17.5 रुपए का, उसके बाद एक वापस इसके अंदर अच्छी चाल जो आई, और बड़े बल्क डील्स हुई हैं जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दर्शाती हैं। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि MGL ऑफकोर्स रिकमेंड मैंने भी ये करीब 500 के आसपास किया था, तब से अगर अभी तक देखें तो इट्स डन अबाउट 18-20%, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको आप पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि यूटिलिटी कंपनीज आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देंगी, तो 2 साल 3 साल 4 साल भी रखें तो कोई हर्ज नहीं है। इनके कोई भी एक्सपेंशन कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगी। मैंने पिछली बार भी समझाया था कि इन्होंने मेन पाइपलाइंस डाल दी हैं, अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो सस्ते में ही लोग कर पाएंगे। डिस्क्लोजर है, मेरा भी इसमें एक्सपोजर है कंपनी में, बट लॉन्ग टर्म पे मैं बताना चाहूंगा लें, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इसमें। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बन सकती है, लेकिन फिर भी मजबूत है स्टॉक में IGL में ये एक्शन। लेकिन 2 स्टॉक, और जो एक तो आपने चुना ही था वोखाड को आज रिकमेंडेशन के तौर पर, हेमंत, वोखाड और टोरेंट फार्मा, दोनों स्टॉक अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं मुझे। 7% ओपन इंटरेस्ट इस सीरीज में, जबकि आज आखिरी दिन है। टोरेंट फार्मा में बढ़ा है, वोखाड में 4%। ओके, तो ये दोनों स्टॉक, इन दोनों में अब और कहाँ मजबूती दिखती है, बताएं वागले साहब। अनिल जी, बिटवीन द टू मैं टोरेंट फार्मा चूज करूंगा, जो करंट लेवल्स पे लिया जा सकता है 1725, एक 1700 का स्टॉप लॉस रखे, 1780 1790 का टारगेट मुझे लगता है इंट्राडे आना चाहिए। JP एसोसिएट्स देखिए बैन में है, लेकिन यहाँ पर भी तेजी की पोजीशंस कुछ बनती हुई दिख रही है। EIL में क्या जबरदस्त तेजी हो रही है, अब 3% ऊपर है। क्रिस, EIL कैसा लग रहा है आपको ये शेयर? जी, भरपूर मोमेंटम। आई थिंक जो सेक्टर की आप बात की, आई थिंक उसी का यहाँ पर ये इसका यहीं पर इसका भी एक असर देख रहे हैं। लेकिन नियर टर्म में अगर हम देखें तो आई थिंक काफी कल अभी फिलहाल जो भी भाव है, आई थिंक यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़त मुझे फिलहाल दिखने रहे। मुनाफा वसूली आने की पूरी संभावना है यहाँ पर। तो 260-65 यहाँ तक एक बार शायद जा सकते हैं, लेकिन एक बार मुनाफा वसूली करके आई थिंक निकल जाना चाहिए। नीचे 240-50 इस लेवल पे वापस आने की संभावना है, तो वहां पर एक री एंट्री की जा सकती है। ओके, 260 अच्छी तेज दौड़ लगाता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आएगा। औरोबिंदो फार्मा एक और स्टॉक है जो रिकमेंड भी कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट वागले साहब, और स्टॉक देखिए 1% मजबूत है, 800 के बेहद करीब पहुंच चुका है। रजत, आपको कैसा लगता है ये स्टॉक चार्ट पर 800 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए या फिर ओवरबॉट है?
উঠাও নেই মানে ওদের 6 মিনিট আছে এখনো 9:30 পর্যন্ত ওদের বুকিং আছে। कुछ लग रहा है दिक्कत हो रही है उनके ऑडियो को लेकर, लेकिन जस्ट डायल ये भी देखिए बैन से बाहर आया, तो जो बैन से बाहर आए हैं वो खाड, जस्ट डायल जैसे स्टॉक्स देखिए यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक तेज गिरावट भी पहले देखी जा चुकी है। बाजार कौन जो आज संभालने का काम सेक्टर कर रहा है वो बैंक सेक्टर कर रहा है। आप देखिए बैंक इंडेक्स मजबूत है, बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। तो फिर एक कॉल बैंक निफ्टी पर लेना चाहूंगा। संदीप, बैंक निफ्टी इस पूरी सीरीज में, इस पूरे महीने में निफ्टी को तो आउट परफॉर्म किया है इसने, क्या लगता है आखिरी दिन भी आज करेगा? निकलने की तैयारी है हेमंत। 19,500 का एक रेजिस्टेंस है जो अगर निकल जाता है तो मुझे लगता है ये 19,700 की तरफ जा सकता है। आज होगा या मे बी 2-3 बाद होगा वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 19,500 क्रॉस करना जरूरी है। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट रहा इस सीरीज में, बैंक निफ्टी 2% ऊपर था। आप भी शुरू में कह रहे थे कि सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। वही कह रहा हूँ, पिछली मेरे एब्सेंस में सबसे ज्यादा अगर अच्छी परफॉर्मेंस आई तो बैंक निफ्टी की तरफ से आई है। बैंक निफ्टी अच्छा मजबूत हुआ, लेकिन एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आ रहा है हेमंत, वो लेकर आता हूँ मैं। ये जेपी एसोसिएट, ये क्या बैन में है क्या या बैन से बाहर है? जेपी एसोसिएट इस समय बैन में है और उसके बावजूद देखिए तेजी हो रही है। तो अब ये है कि जेपी एसोसिएट मैंने क्यों चुना है, मुझे लगता है आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है इस काउंटर में। आखिरी दिन है आज सीरीज का और 0.25% स्टॉक 1.5% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट में 52 लाख शेयर जुड़े हैं आज सीरीज के आखिरी दिन। इसका मतलब ये कि जिन लोगों को अगली सीरीज में रोल ओवर करना है वो करंट सीरीज में पहले खरीद रहे हैं, ये संकेत आ रहा है। जेपी एसोसिएट इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट एक बन सकता है आज के लिए। क्रिस सुब्रमण्यन साहब, क्या करना चाहिए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को जेपी एसोसिएट में? जी फिलहाल यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव्स के आंकड़े आई थिंक मोरस फ्लैट ही, ऐसा कोई संकेत नहीं है जहां पे कोई लग रहा है कि शायद, लेकिन एक टेक्निकली अगर आप देखें तो इसमें अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है और जो कंसोलिडेशन हमने लास्ट आई थिंक लगभग 3-4 हफ्ते से देखे, उस लिहाज से अगर आप देखें तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के ओर से अगर आप देखें तो आई थिंक यहाँ पर एक बाउंस आ सकती है। मेरा मानना है कि शायद इस बार ये 13 का जो रेसिस्टेंस है ये पार करके निकल जाएगा, तो आई थिंक उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है। और फार्मा शेयर देखिए अब अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वोखाट की हमने बात करी, नैटको फार्मा जो प्रकाश कह रहे थे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। देखिए ये शेयर इस समय करीब 2.5% ऊपर है, दिन के उच्चतम स्तर पर नैटको ट्रेड करता हुआ। कैसा लग रहा है चार्ट्स पर आपको नेटको ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ? ये ब्रेकआउट हो गया है। हो गया, ओके। प्रकाश जी ने बोला था तो मैं इतना क्लियर नहीं था, लेकिन अभी ये लेवल पे 670 मे बी ऑन अ करेक्शन टू 660 लिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता ये 650 के नीचे जाएगा और आई थिंक 715-720 का टारगेट आ सकता है। ओके, लेकिन टोरेंट फार्मा देखिए भागे जा रहा है और जहां से हमने इसे पिक किया वहां से देखिए स्टॉक में और मजबूती हो चुकी है। अब 3% की तेजी टोरेंट में बन चुकी है, 3% की तेजी ईआईएल में बन चुकी है, वोखार 2.5% मजबूत हो चुका है। मिडकैप फार्मा स्टॉक्स में देखिए एक के बाद एक एक्शन जबरदस्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया सीमेंट किसने रिकमेंड किया था आज? इंडिया सीमेंट पर बात हो रही थी। इंडिया सीमेंट पर हम पूछ रहे थे कि सुब्रमण्यन साहब 52 वीक हाई कल लगाया था इसने, 2% मजबूत है यहाँ पर इंडिया सीमेंट। तो सुब्रमण्यन साहब, चूंकि आप एसीसी बेचने के लिए बोल रहे थे और इंडिया सीमेंट खरीदने के लिए, क्या ऐसा एक पेयर ट्रेड लिया जाए आज? फिलहाल मुझे लग रहा है जो भी मोमेंटम सीमेंट स्पेस पे है डेफिनेटली इंडिया सीमेंट के साथ है। और जहां तक केसीसी की मैं बात की, यहाँ पर एक नियर टर्म करेक्शन की बात की, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है लेकिन नियर टर्म करेक्शन आने की संभावना है। लेकिन इंडिया सीमेंट डेफिनेटली क्लियर फेवरेट है और यहाँ पर जो भी मोमेंटम देखने को मिल रही है यहाँ से और भी एक 4-5% नियर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। राइट। और देखिए टाटा मोटर आज नहीं चल रहा है, हालांकि बाजार ऊपर है, सेंसेक्स निफ्टी में मजबूती है, मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, लेकिन टाटा मोटर्स थोड़ा सुस्ती के साथ ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर रजत कह रहे थे कि बेचकर चलना चाहिए, चार्ट्स उनको कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कल इसके नतीजे आने वाले हैं, इस शेयर पर होनी चाहिए आपकी नजर। आप कह रहे थे जेपी एसोसिएट्स, आप देखिए यूनिटेक में भी तेजी है, जीवी के पावर एक और ऐसा स्टॉक है जो प्रकाश को पसंद था, आप देखिए यहां पर भी 4% की तेजी देखी जा रही है। रामको, ये स्टॉक कल से एक्शन में आता हुआ दिखा है, ये भी 4% मजबूत है। अच्छी तेजी छोटे छोटे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों की अगर मैं बात को और आगे बढ़ाऊं, जीवी के पावर के अलावा देखिए पीएनसी इंफ्रा की तो हमने आपको बताई, एचसीसी ये 3% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो
इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। 4% ऊपर जीवी के पावर और ऊपर जा सकता है, अभी खरीदना चाहिए। आप कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें जो स्टोरी है वो ट्रेडिंग वाली नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बेट मैंने बताया जो है मल्टी बैगर है ये, तो कि इसमें अगर थोड़ा भी सुधारा, अब एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, इनके जो एसेट्स नॉन पावर वाले हैं जिसमें एयरपोर्ट भी आता है, मुंबई का एयरपोर्ट है, काफी जगह ताज जीवीके में फैमिली का जो प्रमोटर्स का जो इन्वेस्टमेंट है, स्टेक है, वो भी हमने बीच में चर्चा में आते हुए देखा। पूना मार्केट में इनके रियल एस्टेट लैंड बैंक्स हैं, महाराष्ट्र में काफी जगह हैं, बॉम्बे को भी मिला के। अगर ये वो एसेट्स को 50% भी मोनेटाइज करते हैं तो जो इनका इसमें बकाया है जो कंपनी में इस पावर एसेट्स ना चलने की वजह से जो हुआ या डिले की वजह से हुआ, वो सारा क्लियर हो सकता है। तो जो चीज एनसीसी ने की, आप देखिए बहुत अच्छी रिस्ट्रक्चरिंग एनसीसी में हुई है पिछले 1-1.5 साल में। रोड एसेट्स जो अच्छे थे उनको ही बेच के उन्होंने सुधारा अपने उसमें किया बैलेंस शीट में, यही चीज ये लोग भी कर सकते हैं, तो लेकिन पेशेंटली वेट करना पड़ता है। और दूसरा स्टॉक आपको मैंने मंगलवार को क्लोजिंग के टाइम प्रदीप जी और अर्षदा के साथ जब डिस्कस कर रहे थे तब एचसीसी का जिक्र किया था, वहां भी जो टर्न अराउंड आएगा वो इसी वजह से आएगा, क्योंकि ये सब कंपनीज हैं बहुत मजबूत, लेकिन रिसीवेबल इतने ज्यादा है, पैसे जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है एचसीसी। हाँ, तो ये मुझे काफी पसंद है, ये थोड़ा जल्दी हो सकता है टर्न अराउंड हो जाए, जीवी के टाइम लगा सकते हैं। एचसीसी एक और स्टॉक है जहां पर नजर रखनी चाहिए। इसके चार्ट्स पर रजत से राय ली जाए। रजत, 23.25 रुपए में खरीदेंगे एचसीसी आप? रजत, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए कोई बात नहीं, वागले साहब से पूछ लिया जाए, स्टूडियो में होने का ये फायदा, आवाज पहुंचने नहीं पहुंचने का झंझट नहीं रहता। वागले साहब चार्ज क्या बोल रहे हैं? मोमेंटम है अनिल जी, 25 तक जा सकता है, तो यस मैं खरीदूंगा। एक 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 2 रुपए का टारगेट, ये अगर ट्रेड 22.75 का स्टॉप लॉस, 22.90 का स्टॉप लॉस भी चल जाएगा। आईपीओ की बाहर लगी हुई है, लवासा का आईपीओ जो काफी समय से अटका हुआ है, वही आ जाए ना तो ये आराम से इनके टारगेट्स जो है अच्छी तरह से मीट हो जाए नहीं, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा ओवरहैंग था। और नहीं, इसमें एक और चीज हुई है, जो सीडीआर में जब गया था डेट रिस्ट्रक्चरिंग में, जो इक्विटी कन्वर्जन में, उसमें हुआ नहीं कुछ इस पीरियड में, तो ये पहला कैंडिडेट था जो नए नॉर्म्स के हिसाब से जो S4 एसेट्स का रिस्ट्रक्चरिंग हम बोलते हैं कि होता है, तो इसका जो इक्विटी कंपोनेंट कन्वर्ट हुआ उसको ये डेट या कोई कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो जो इक्विटी का वजन जो इस पे आना था वो नहीं आएगा और समय मिल जाएगा कंपनी को रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। और आप देखिए आज मुंबई का सी लिंक जो इन्होंने बनाया है, तो इस टाइप का अगर ये काम कर सकते हैं तो जैसे ही ये इस बंधन से निकलेंगे तो कितना बहुत काम हो सकता है, और काफी अच्छी मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत बेहतरीन है, आप ये कह रहे हैं। और ये वाला चैनल चेक तो हम सब लोग सुबह सुबह करते हैं, मुंबई के सी लिंक वाला जिसकी बात हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन एक लवासा वाला भी एक चीज और सब जाने से पहले छोटी सी, जिस तरह से मॉन्सेंटो के लिए खराब खबर आ रही है, इनके जो भारत में अभी ये बेचना बंद करेंगे, विड्रॉ कर रहे हैं अपने सीड्स को, क्या इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए ये फायदेमंद खबर हो सकती है? कावेरी सीड या कोई कंपनी सीड वाली जो आपको पसंद हो, इस खबर को आपने किस तरह से रीड किया? इंटरेस्टिंग वो है, देखिए मोन्सेंटो को सरकार ने जो भाव कम करने के लिए जो प्रेशराइज किया, उसके बाद इन्होंने कहा हम यहां से इंडिया में से बिजनेस हमारा कम कर देंगे, बंद कर देंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं, जीएम सीड्स जिनको कहते हैं, उसकी बिक्री ये लोग कम करने की बात कर रहे हैं, जो एक मेन स्टे प्रोडक्ट इनका रहा है। अब ये बात हो रही है, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से ही हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें इक्विलिब्रियम आएगा सरकार के साथ जो झगड़ा चल रहा है, संतुलन आते ही ये वापस रिकवर भी हो जाएगा। इससे सीड्स दूसरी कंपनी को फायदा इसलिए होने का गुंजाइश कम है क्योंकि बाकी किसी के पास जीएम सीड्स है नहीं। ओके, इससे इम्पैक्ट जो आएगा वो ये आएगा कि जो सिंथेटिक फाइबर बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। ओके, क्योंकि कॉटन महंगा हो जाएगा, थोड़ा कॉटन का उत्पादन कम हो जाएगा, तो आप देखिए ग्राजिम या कोई जो और बाकी की कंपनीज है उनको ये डायरेक्ट फायदा हो जाता है, और कॉटन एब्जॉर्ब करने वाले प्लेयर्स को थोड़ा सा नुकसान होता है। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा सीड कंपनी से ज्यादा जो यूजर्स हैं कॉटन के उस पर आएगा। ओके, तो चलिए ये है आज का शुरुआती रुझान, और आज के स्टार परफॉर्मर हैं सिर्फ और सिर्फ मिड कैप फार्मा शेयर। आज इनका दिन है।
नेटको फार्मा 5% ऊपर, वोखार्ड 4% ऊपर, टोरेंट 3.5% ऊपर, इप्का 2.5% ऊपर, लंबी लिस्ट है। हेल्थ केयर ग्लोबल 2% ऊपर, डिवीज 2% ऊपर। तो ये तमाम शेयर है जो आज जबरदस्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इन्हीं फार्मा शेयरों के दम पर 1.5% मजबूत है इस वक्त मिड कैप इंडेक्स। ये शुरुआती कारोबार का रुझान। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। वागले साहब, प्रकाश दीवान जी, रजत बॉस और क्रिस सुब्रमण्यम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। तो बाजार ने बेहद अच्छी शुरुआत की है। आज का हाई है निफ्टी का 8675 8675 और बैंक निफ्टी का हाई है 19425 के आसपास। तो मजबूती के साथ शुरुआत करके टिकते हुए ऊपर के लेवल पर। और सबसे अच्छा प्रदर्शन पिछले 15 मिनट में अगर किसी एक शेयर ने दिया है तो जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे थे वही है वो HCC। जब हमने आपको कहा था 3% ऊपर था, अब 6.5-7% की तेजी देखने को मिल रही है। शेयर पर नजर रखिए। सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी ये रह चुका है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कुछ देर पहले प्रकाश ने भी आपको काफी सारे फंडामेंटल कारण बताए और हमारे दूसरे एक्सपर्ट संदीप वागले ने बताया कि ये 25 तक आराम से जा सकता है। तो उस दिशा में चलना शुरू कर दिया और आज दिन भी दरअसल अनिल फार्मा के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां अच्छे नतीजे एक के बाद एक पेश कर रही हैं। पीएनसी इंफ्रा देखिए 3% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। इंफ्रा का फायदा नहीं लगता है रियल्टी कंपनियों को भी मिलने लगा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी देखिए 2% की तेजी के साथ आज कारोबार कर रहा है। इवन यूनिटेक पिटा हुआ स्टॉक ये भी 4% ऊपर। और नतीजों वाले शेयर काफी एक्शन में। साडा एनर्जी 14% मजबूत है अब आज के सेशन में। एसपी अपैरेल से यह भी नतीजों के बाद 5% के ऊपरी सर्किट पर जा पहुंचा है। और इसके अलावा नतीजे आए थे पीएनसी इंफ्रा के और मन इंफ्रा के और ये दो स्टॉक भी मजबूती के साथ कारोबार करते हैं। के लिए खराब खबर और पिछले 4 दिनों से आप सब समझ ही रहे हैं वेल्सपन इंडिया, ये बड़ी मुश्किल की बात है। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, प्रकाश ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे HDFC सिक्योरिटीज के, उनसे भी हम पूछेंगे, बात करेंगे इस मुद्दे पर कि वो कैसे देख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए रोज 4-5 लाख शेयर बिकते हैं, लोअर सर्किट लग जाता है। आज 7 लाख शेयर बिके हैं और लोअर सर्किट लग गया है एक एक्सचेंज पर। तो ये दिक्कत की बात आती हुई। और एस्ट्राजेनेका यूके की जो कंपनी है वो कह रही है कि वो भारत की कंपनी के साथ अब कामकाज नहीं करेगी। और आप देखिए 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट्स अब शायद रिवर्क किए जाएं तो यहां पर दबाव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। पराग ठक्कर साहब हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज के। सर गुड मॉर्निंग। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखी जा रही है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट लग रहा है, निचले स्तरों पर देखिए बाजार जाता है लेकिन खरीदारी आ जाती है। कैसे देख रहे हैं आप इस सीरीज को एक्सपायर होते हुए और अगली सीरीज पर आपका क्या कॉल है? क्या ये तेजी बरकरार रहेगी और हम आगे आने वाले दिनों में 9000 के स्तर भी देख सकते हैं निफ्टी पे? ग्लोबल लिक्विडिटी जब तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और डोमेस्टिक फंड्स में भी इन्फ्लो है तो लिक्विडिटी है मार्केट में। तो ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि जो डोमेस्टिक सिक्लिकल एज अ थीम है वो काफी ओवर स्ट्रेच हो चुका है, चाहे वो सीमेंट कंपनीज हो, पेंट कंपनीज हो, जो अच्छी कंपनीज है जिनमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी बढ़िया है। लेकिन सो लार्ज कैप्स में एक्सेप्ट फॉर मारुति या पावर ग्रिड या कुछ और जैसे कि IT स्टॉक्स अभी बहुत सस्ते हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ये इलेक्शन तक US इलेक्शन है तब तक वी कैन नॉट से कि इंटरेस्ट रेट हाइक होना शुरू हो जाएगा, बट लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट रेट हाइक US में होना ही चाहिए बिकॉज इलेक्शन दिसंबर में है। तो फिर क्या आपको लगता है दिसंबर के बाद तो अगले साल तक चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जब जैसे US के हाउसिंग डेटा हम देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के डेटा देख रहे हैं तो डेफिनेटली फेड रेट हाइक होना शुरू हो जाएगा। और मेरे ख्याल से कल की जो फेड मीट है उसमें ये चीज काफी तक क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे फेड ऑफिशियल्स के जो 2 फेड ऑफिशियल के स्टेटमेंट है वो भी हॉकिश ही आया है। तो मेरे हिसाब से ये जो जबरदस्त एक लिक्विडिटी का जो फ्लो चल रहा है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए आगे जाके। और मेरे हिसाब से इसलिए मैं कॉशियस हूँ, काफी कम सिलेक्ट स्टॉक्स में ही मैं ये इन्वेस्टर्स को सलाह करूंगा इस भाव में भी खरीदे। जैसे ऑटो कंपोनेंट्स है या मारुति है या वैसे बहुत सिलेक्ट शेयर्स या IT में जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि HCL टेक ने Q1 में काफी अच्छे नंबर्स दिए। कल एनालिस्ट मीट थी उसमें भी उन्होंने अपना गाइडेंस बरकरार रखा है और कहा है कि ब्रेक्सिट की कोई खास इफेक्ट अभी तो नहीं दिख रही है। तो अगर स्टॉक 12 के PE के नीचे है जो कंपनी 9,000 करोड़ कैश जनरेट करती है हर साल, तो मेरे हिसाब से वहां पे वैल्यू है।
तो एक्सेल टेक का 1% मजबूत अपने एनालिस्ट कॉल के बाद, और बाजार इस बीच और मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है, सेंसेक्स 80 अंक ऊपर है, निफ्टी ने 8675 का जो हाई सुबह सुबह बनाया था उसके पार फिर से निकला है। तो शुरुआती मुनाफा वसूली जो हुई 10-15 पॉइंट ऊपरी स्तरों से निफ्टी नीचे आया, उसके बाद फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है, और मिड कैप इंडेक्स भी दिन के हाई पर आता हुआ दिख रहा है 60 अंकों की मजबूती के साथ। और ऐसे में एक दो स्टॉक जो आपको बताना जरूरी है। पहला तो देखिए कॉक्स एंड किंग्स, ये स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं, और वजह मैं बता दूं आपको कि एनएससी पर, जी हाँ एनएससी पर ये स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे। एनएससी पर दो बड़े सौदे होते दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। पहला तो हुआ है 6,26,000 शेयरों का, और दूसरा हुआ है 2,81,000 शेयरों का। जी हाँ, कुल मिलाकर 11 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार अब तक एनएससी पर हो चुका है। लगभग आधा % हिस्सेदारी कॉक्स एंड किंग्स की बदलती हुई दिखी है। 178.5 पे पहला ट्रेड हुआ है, 180 पर दूसरा ट्रेड हुआ है, तो दो बड़े ट्रेड कॉक्स एंड किंग्स में होते हुए दिख रहे हैं। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में प्राइस और वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन बरकरार है, और कॉक्स एंड किंग्स इसी लिस्ट में आगे बढ़ता हुआ शामिल होता हुआ। जागरण प्रकाशन ये एक और स्टॉक है जहां पर एनएससी पर एक बड़ा ट्रेड हुआ है, ये स्टॉक भी आपके सामने हाजिर करते हैं। 0.16% हिस्सेदारी जागरण प्रकाशन की बदली है। 5,07,000 शेयरों का कारोबार जागरण प्रकाशन में हुआ है, और ये किस प्रभाव पर हुआ है? 185.40 रुपए पर यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो कैश मार्केट के दो बड़े स्टॉक, ये शेयर धीरे धीरे आप देखिए करके लगातार 52 वीक्स हायर लगा रहा है, फिर जागरण ब्लॉक्स होते हैं, हाँ जागरण, और फिर यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले जो अगले साल शुरू होने वाले हैं, दैनिक जागरण यूपी का और उस साइड का नॉर्थ इंडिया का बड़ा ब्रांड है, और आप देखिए अच्छा प्रदर्शन लगातार ये स्टॉक दिखा रहा है। एक साल में 50% के आसपास की तेजी स्टॉक्स में हो चुकी है। धीरे धीरे चल रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली चल रहा है, इसे मैं काफी दिन से देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश पर हेमंत की बड़ी गहरी पकड़ है। तो हेमंत ये समझा जाए कि इलेक्शन के वक्त काफी एड्स पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, उसका फायदा जागरण प्रकाशन को सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल, अब ये और अमर उजाला दो ही वहां पर बड़े ब्रांड्स हैं। अमर उजाला तो लिस्टेड नहीं है, तो जागरण प्रकाशन साफ तौर पर लिस्टेड प्ले। यहाँ पर लोग शायद ट्रेड कर रहे हैं। काफी सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज इस समय मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। EIL एक और ऐसा स्टॉक है, पर आप क्या जबरदस्त रनअप इस स्टॉक ने भी दिखाया है, इस पर आपकी क्या राय है? आज भी देखिए एफएनओ का टॉप गेनर नतीजे जब से आए तब से 10-12% ये शेयर भी चल चुका है। कैसा लगता है आपको? नहीं, ये बिजनेस तो काफी बढ़िया है। इसमें कंसल्टेंसी पे आपको पैसा मिलता है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी इनफाइनाइट। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बट ये लास्ट 3-4 साल से जो कैपेक्स साइकिल रुका हुआ है उसका एक शिकार बन गया था। अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, और प्लस नाइजीरिया में कोई बहुत बड़े ऑर्डर की बातें चल रही है। आई थिंक वो ऑर्डर अगर मिल जाता है तो ये स्टॉक और भी बढ़ सकता है। यहाँ पर स्टॉक में और मजबूती की संभावना है। ड्रीम रन है इस स्टॉक के लिए, 4% की मजबूती। मेरे ख्याल से वायदा कारोबार के टॉप गेनर में वोखाड़ के बाद जी हाँ यही स्टॉक है जो अच्छा मजबूत होता दिखा है। लेकिन बैंकिंग शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। खरीदा जाए सरकारी बैंक अब भी इतनी तेजी के बाद, खासतौर से तब जबकि अब सारे मंत्री नए गवर्नर साहब पर दबाव बनाने में लगे कि ब्याज दरें काटिए। पहले गडकरी साहब ने कहा, अब निर्मला सीतारमण जी कह रही कम से कम 2% तो कटनी चाहिए, और अगर ऐसा होता तो सरकारी बैंक से ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? नहीं, PSU बैंक्स का जो एक रन था वो बिकॉज बॉन्ड यील्ड जो 7.8% से 7.13 आ गई, तो उनको जो ट्रेजरी गेन्स थे उसकी वजह से एक रन हुआ है। और प्लस एक ये माहौल बन रहा है कि एसेट क्वालिटी भी अभी जो खराब होना था वो हो चुका है। अभी आगे जाके यहाँ से एसेट क्वालिटी सुधर जाएगी, जो मुझे ऐसा लगता है कि और एक क्वार्टर शायद इसमें निराशा हो मार्केट को, उसके बाद सुधरना चाहिए। हालांकि स्टील जैसे सेक्टरों में अच्छी रिकवरी देखी गई है MIP की वजह से जी, लेकिन और वो भी स्टील सेक्टर 3 लाख करोड़ का लैंडिंग है टोटल सब बैंक्स मिला के। तो मेरे हिसाब से लेकिन अभी तक क्रेडिट ग्रोथ या कैपेक्स साइकिल की कोई शुरुआत नहीं दिख रही है, तो मेरे हिसाब से मैं इस लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। SBI एक स्टॉक है जिसमें आप इक्वल वेट या ओवर वेट रह सकते हैं PSU बैंक। तो PSU बैंक्स में अगर एक शेयर पसंद है हमारे एक्सपर्ट को तो SBI है। नतीजों के बाद से क्या जबरदस्त रैली स्टॉक ने भी दिखाई है। ठक्कर साहब शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। और अब हमारे साथ बाजार के एक और दिग्गज एक्सपर्ट संजीव भसीन साहब जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इंडिया इन्फोलाइन के। भसीन साहब स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपका व्यू तो हम सबको पता है, आप थोड़े कॉशियस है मार्केट पर, लेकिन जो आपने स्टॉक्स बताए थे उस पर एक राय लेना चाहता हूं। पिछली बार जब आप आए थे आपने कहा था EIL में तेजी देखने को मिलेगी, नतीजे तो अच्छे आई, लगातार रैली देखने को मिल रही है इसमें। ये बताइए और कितना जा सकता है ऊपर ये EIL? हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल। आपने हेमंत आपने अच्छा याद किया। 200-210 पे आपके यहाँ बहुत बारी ठोक के कहा कि EIL लीजिए, बेस्ट प्ले ऑन
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गेटिंग कैश रिच एंड उनकी जो एक्सपेंशन है इन हाइड्रोकेमिकल पेट्रोकेमिकल उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी EIL है। अब की रिजल्ट्स बहुत स्टैंड आउट थे। मार्जिन हैव एक्सपेंडेड टू 21% जो एक रिकॉर्ड है। इट्स बेसिकली इनटू टर्न की कंसल्टेंसी एंड एग्जीक्यूशन और तीनों विंडोज बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा वर्टिकल में एक्सपैंड कर रही हैं। हमारा 265 का ईयर एंड टारगेट था जो आज मेरा ख्याल 262 हिट कर गया। तो अगर आप ये आपके चैनल पे आपको फॉलो कर रहे हैं तो उन लोग जिन्होंने लिया उनको बहुत फायदा हुआ है। लेकिन अब हम इसका टारगेट 300 रुपए कर देंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। और ये एक कंसिस्टेंट बिजनेस एंड कंसिस्टेंट कंपनी है, कैश रिच है, देयर इज नो डेट। ये और NBCC किसी भी डिक्लाइन पे मिले लीजिए, इसका भाव आपको 300 रुपए बाय द ईयर एंड जरूर मिलना चाहिए। 300 रुपए साल के अंत तक ये है। इस स्टॉक पर तो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक में तेजी भी बनती हुई दिख रही है। लेकिन एक और स्पेस जहां पर आपसे राय लेना चाहता हूं, ऑटो स्टॉक्स और खासतौर से टू व्हीलर। उससे पहले ओके, नेटको फार्मा में मजबूती की वजह आपकी स्क्रीन पर 7% का बड़ा उछाल और चेन्नई यूनिट को USFD से EIR मिला है, यानी कि एक अच्छी खबर। 8 से 12 फरवरी के बीच में चेन्नई प्लांट की जांच की थी नेटको फार्मा की USFD ने, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी का मामला नहीं है, तो ये राहत की बात, बड़ी राहत की बात नेटको फार्मा के लिए। कुछ देर पहले हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट प्रकाश दीवान बने हुए थे, उन्होंने कहा था कि इस शेयर को खरीदना चाहिए, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो वजह वो बता रहे थे कोपैक्सॉन जो दवा है उसके लिए जो खराब खबरें विदेशी कंपनियों के लिए आई हैं वो फायदे की बात है। तो दो फायदे की बातें हो गई, एक तो वो जो बता रहे थे और दूसरी ये जो चेन्नई यूनिट को USFDA से क्लीन चिट मिलती हुई नजर आई है। इससे पहले ऑटो शेयरों की बात हम करें, एक बार फार्मा शेयरों की बात करते हैं भसीन साहब से। भसीन साहब ये बताइए, फार्मा शेयरों में जिस तरह से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है, इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अजंता फार्मा, टोरेंट फार्मा, डीवीज लैब, नेटको फार्मा, औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स अच्छे आए, ये सब तेजी की तरफ भाग रहे हैं। हाँ देखिए हेमंत, बाजार में एक थोड़ा सा रुझान आया है जहां वो हाई बीटा में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और मार्केट थोड़ा कॉशियस हो रही है ये एक्सपायरी के बाद। हमें भी लगता है कि अगले 2 हफ्ते में एक शार्पर देन एक्सपेक्टेड करेक्शन आएगा। इस कारण से जो पुराने डिफेंसिव्स होते थे जैसे फार्मा, FMCG, IT में भी आपने देखा है लास्ट 2-3 दिन में अच्छा पुल अप आया है। कुछ वैल्यूएशन कंफर्ट है और कुछ जो उनका बिजनेस प्रोफाइल है एट अ टाइम व्हेन यू आर एट 8700, कुछ आपको सेफ्टी लेनी है और मार्केट में रहना है, तो ये शेयर्स और ये सेक्टर्स अच्छे लगते हैं। फिर जैसे आपने अभी टिप्पणी की, कईयों के रिजल्ट्स और कईयों की जो चेंज इन डेवलपमेंट्स है वो बहुत पॉजिटिव है। आपने हमारे यहाँ पे 475 पे बहुत अच्छा पिक था सिप्ला, जो ऑलमोस्ट 20% बढ़ चुका है आफ्टर द रिजल्ट्स, और हम अभी भी लगता है सिप्ला और बायोकॉन शुड बी प्रिफर्ड पिक्स इन द फार्मा सेक्टर। सिप्ला और बायोकॉन ये 2 स्टॉक है जो आप रखें अपने पोर्टफोलियो में फार्मा शेयरों में। टू व्हीलर स्टॉक्स खरीदेंगे सर आप? यदि हाँ तो क्या पसंद है? क्योंकि अब तमाम सरकारी कर्मचारियों के पास पैसा आ रहा है, वो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद में स्टॉक मजबूत भी हो रहे हैं। मौका बचा है क्या खरीदारी का? हाँ अनिल, मौका था जब बजट आया था और आपको पता था 7वें वेतन कमीशन की ये आने वाली है, जब निफ्टी 7200 था और शेयरों के भाव बहुत नीचे थे। इस भाव पे हमारे पे कोई ज्यादा आइडिया नहीं है। हमें लगता है ऑटो में फुली प्राइस्ड है और हम इंडिविजुअल शेयर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वी थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंजम्पशन प्ले इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। यहां से वॉल्यूम ग्रोथ अगर आई भी तो मार्जिन उतने एक्सपैंड नहीं करेंगे और अ लार्ज पार्ट ऑफ द रेटरिक ऑन 7th पे कमीशन एंड सो ऑन वो ऑलरेडी प्राइसेस में मौजूद है। इससे ज्यादा मल्टीपल एक्सपैंड करना इन द शॉर्ट टर्म मुश्किल लगता है। अच्छा, जो आप कॉशियसनेस की बात पिछली बार से कर रहे हैं, देखिए बाजार तब से एक रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर जाने के लिए मना कर रहा है, हालांकि नीचे भी नहीं जा रहा है इस समय। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने अभी बताया, वो फार्मा शेयरों में लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो लोग तो कॉशियस हैं, फार्मा में खरीदारी कर रहे हैं। और हम जनरली ये देखते हैं कि लास्ट लेग में जब बाजार होता है तो इंफ्रा शेयर चलते हैं। तो क्या ये सही है कि अब इंफ्रा शेयरों में तेजी देखते हुए थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, या आपको लगता है इंफ्रा शेयर बॉटम आउट हो रहे हैं क्योंकि नतीजे तो अच्छे आ रहे हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इस दुविधा को दूर करिए सर। नहीं हेमंत, दोनों तरफ का व्यू है। एक, अब लोगों को जो सस्ते शेयर है या वैल्यूएशन कम पे ट्रेड कर रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करने का आइडिया लग रहा है, क्योंकि आइडियाज अब है नहीं।
अब आपको 1500 रुपए पे LNT लेते हुए हिचक होती है तो आप छोटे मझोले शहरों में आप ध्यान देना करते हैं। ये जनरली एक जैसे आपने कहा लास्ट रन माइल का होता है, जहां आप ऑलरेडी यू आर आउट ऑफ आइडियाज के क्या लिया जाए। साथ में जैसे आपके यहाँ कहा था कि बॉन्ड मार्केट, इक्विटी, करेंसी और प्रेशियस मेटल, ये चारों इकट्ठे चल रहे हैं और यहां से एक ना एक जो पड़ाव है रुकना चाहिए। वो हमें फ्राइडे को मोस्ट प्रॉब्ली आशंका मिल जाएगी। इन द मीन टाइम इंफ्रा, अगर आपके पास 2 साल की विजन है तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के कैपेक्स जैसे बढ़ेंगे वो इंफ्रा में और सोशल इकोनॉमिक स्कीम्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत जाएगी। उस कारण से इंफ्रा को डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा। लेकिन इनमें कई शहरों पे बहुत ज्यादा डेट का प्रभाव है और जब तक वो डेट थोड़ा सा नॉन कोर एक्सपेंडिचर से कम नहीं होएगा तब तक उनमें बैलेंस शीट की एक्रिएशन की अटकलियां लगी रहेंगी। ओके, ये रहा इंफ्रा स्टॉक्स पर। लेकिन कॉक्स एंड किंग्स ये स्टॉक एक बार फिर से हम कवर करेंगे और उसकी वजह कि अब तीसरा बड़ा सौदा होता दिख रहा है। 1/4% से ज्यादा, इनफैक्ट 1/3% हिस्सेदारी बदली यहाँ पर फिर से 0.3%, 180 रुपए के भाव पर, जहां तक मेरा अंदाजा। जी हाँ, एग्जैक्ट प्राइस बता दूं, 180 रुपए पर 4 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। तो NSE पर लगातार तीसरा बड़ा सौदा, और आप देखिए लगभग 13.5 लाख शेयरों का कारोबार आज कॉक्स एंड किंग्स में हो चुका है। तो काफी अच्छा एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से होता दिख रहा है। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कल शायद नाम सामने आए, किसने खरीदा है, किसने बेचा है, और अच्छा प्रदर्शन इस स्टॉक ने भी दिखाया है पिछले कुछ दिनों में। आप देखिए CNBC आवाज का जैकपॉट स्टॉक वैसे ये भी रह चुका है, तो CNBC आवाज का जैकपॉट शेयर बहुत देखने को मिला, वॉल्यूम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। तो बेहतरीन एक्शन कॉक्स एंड किंग्स में दिख रहा है। इसी पर एक राय ली जाए, आपके रेडार पर है भसीन साहब ये शेयर, और यदि हाँ तो क्या राय रखते हैं हम? नहीं, हमारा कवरेज में नहीं है कॉक्स एंड किंग्स, तो हम ज्यादा नहीं, लेकिन आपको वैसे टिप नहीं दे सकता हूं ऑन द सेक्टर के। जैसे आपने देखा है यूरो वीकन होने से रुपए में स्ट्रेंथ आई है और ओवरसीज ट्रैवल एक बहुत बड़ा लुक्रेटिव परफॉर्मर हो गया है और उससे इनके मार्जिन एक्रिएटेड होते हैं। आई थिंक इंडियंस ट्रैवल अब्रॉड एक सबसे ज्यादा हो चुका है इन द रिसेंट टाइम्स, और ये एक ऐसा वर्टिकल है जो चलते रहेगा। तो आई थिंक इट्स एन एवरग्रीन बिजनेस। सिर्फ मार्जिन की एक्रिएशन देखना है और कवरेज रेशियो देखना है। इनकी छुट्टी पर आप गए थे यूरोप, ये बताइए। ऑफिशियली तो 7 दिन की थी, लेकिन सैटरडे संडे सब मिला के 15 दिन से ज्यादा की हो गई, 12-13 दिन हो गए। लेकिन हाँ, ये जो भसीन साहब बोल रहे हैं ये बात सही है हेमंत, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यूरोप बहुत महंगा नहीं, हालांकि वैसे सेंट्रल यूरोप थोड़ा सस्ता है, लेकिन हिंदुस्तान में जो खर्चा होता है उतना ही खर्चा वहां पर होना। तो ये ट्रैवल टाइम पे आप गए थे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 10% तो यूरो आप देखिए सस्ता हो गया और सेल का सीजन भी था। तो शॉपिंग लिस्ट हम अनिल से ब्रेकफास्ट टेबल पे पूछेंगे और आपको कल जरूर बताएंगे। लेकिन आप देखिए क्या तेजी देखने को मिल रही है अनिल बाजार में। 70 अंक ऊपर पकड़ के रखा है, ये वर्ड शायद सही होगा, बाजार को गिरने नहीं दे रहे हैं। कल भी सेकेंड हाफ में बाइंग आई, परसों भी सेकेंड हाफ में बाइंग आई और 8,700 के ऊपर नहीं निकल रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन मिड कैप्स का प्रदर्शन काफी जबरदस्त आज भी देखने को मिल रहा है। भसीन साहब ने कहा फार्मा में खरीदारी हो रही है, ITC एक स्टॉक और है, देखिए यहां पर भी खरीदारी होती हुई दिख रही है और ये बड़ा वेटेज वाला शेयर भी है। अगर हम इस समय देखें कि कंट्रीब्यूटर्स कौन है बाजार को ऊपर ले जाने के पीछे, तो आपको नजर जरूर आएगा कि ये एक शेयर है जो शायद दूसरे स्थान पर तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा होगा, नहीं देखिए पहले स्थान पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, 9 अंक ऊपर है। तो डिफेंसिव में आज खरीदारी फिर से होती हुई दिख रही है। FMCG के ऊपर एक राय आपसे आखिरी लेना चाहता हूं सर, ये आपको कैसा लगता है पैक, क्योंकि एक तरफ अब खबरें आ रही हैं कि मॉनसून जो है वो IMD ने भी घटा दिया है अपना अनुमान, नॉर्मल कह रहे हैं, सरप्लस नहीं कह रहे हैं। और पिछले हफ्ते स्काईमेट की तरफ से भी इस तरह के बयान देखने को मिले थे। क्या आप चिंता में हैं इन बयानों के चलते, या फिर बारिश जितनी होनी थी काम लायक तो हो ही गई है? आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे, इन स्टेटमेंट्स को? देखिए हेमंत, पूरा निरीक्षण करना तो IMD दे सकता है, लेकिन हमें लगता है कई सेक्टर्स में थोड़ा बहुत कमी हुई है। लेकिन अगर आप बिहार जाएं, वहां देखें तो बिहार वाले कह रहे हैं पानी कम ही नहीं हो रहा। तो ये हमारे देश की एक अटकली है, देयर इज एक्सेसेस एंड स्लाइट डिफिशिएंट ऑन ऑल काउंट। हमें लगता है ओवरऑल मॉनसून हैज बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड, और जो आपकी हार्वेस्ट है, खरीफ क्रॉप जो है, वो एक बहुत बम्पर क्रॉप निकलेगा। तो आई थिंक फूड प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नीचे आएंगी, और जैसे आपने कहा कंजम्पशन स्टॉक्स में एक फिलअप आएगा,
पर्टिकुलरली लीवर, आईटीसी जो एक एवरग्रीन बिजनेस एंड ब्रांड्स हैं, जहां पे कहीं भी वीकनेस इज ऑलवेज बॉट इनटू इवन दो वैल्यूएशंस आर हाई, क्योंकि ये कंसिस्टेंट कंपनीज हैं और मॉनसून का श्योरली इन पे एक इम्पैक्ट पॉजिटिविटी में ही आएगा। ये इंटरेस्टिंग है हेमंत, मुझे भी कहीं से लग नहीं रहा कि बारिश की कमी है। मानसून तो मतलब सब जगह बाढ़ वाली सिचुएशन, अच्छा खासा मानसून हुआ है, लेकिन आईएमडी का मानना है कि कम हुआ है। शायद डेटा थोड़ा टाइम बाद डेटा रिवाइज कर लेंगे देखने के बाद। चलिए वसीम साहब से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और पहला सौदा में आज जुड़ने के लिए। बाजार बेहद मजबूत स्थिति में एक्सपायरी के दिन 8,700 की तरफ बढ़ते रहे। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।